इस वीडियो में हम लोग मंत्रालयों से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये कौन सा विद्युत मंत्रालय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत मंत्रालय के बारे में, बिजली उत्पादन की वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 4,26,132 मेगावाट है। चालू वर्ष 2023-24 में जोड़ी गई 9,943 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है, जो निम्न में से प्राप्त है। 1674 मेगावाट जीवाश्म ईंधन स्रोतों से, 8,269 मेगावाट गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से। वर्ष के दौरान 7,569 मेगावाट की नवीकरणीय क्षमता जोड़ी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता 2015 में 12 घंटे से बढ़कर 20.6 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 23.8 घंटे तक बढ़ गई है। समर्थ मिशन, खेतों में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने और ताप विद्युत उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह देश में ऊर्जा संबंधी बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के लिए हमारे लक्ष्यों में और मदद करेगा। बायोमास पर राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP में भी योगदान देगा। ट्रांसमिशन क्षमता, पिछले 9 वर्षों में 1,87,849 CKM के साथ 4,79,185 CKM का ट्रांसमिशन नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़े राष्ट्रीय सिंक्रोनस ग्रिड के रूप में विकसित हुआ है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बिजली ट्रांसमिट करने की कुल अंतर क्षेत्रीय क्षमता पिछले 9 वर्षों में 35,950 मेगावाट से बढ़कर 1,16,540 मेगावाट हो गई है। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, भारत सरकार ने डिस्कॉम को उनकी परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य पूर्व योग्यता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिस्कॉम को परिणाम लिंक्ड वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन, नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन को USAID की दक्षिण एशिया क्षेत्रीय ऊर्जा साझेदारी की तकनीकी सहायता से विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में स्मार्ट वितरण शहरों के लिए मूल्यांकन का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है। स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ने 5 जनवरी 2015 को पूरे भारत में पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट और ऊर्जा कुशल LED स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल उजाला, प्रधानमंत्री ने 5 जनवरी 2015 को उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उजाला योजना के तहत पारंपरिक और अप्रभावी वेरिएंट के प्रतिस्थापन के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को LED बल्ब, LED ट्यूब लाइट और बिजली बचाने वाले पंखे बेचे जा रहे हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय सेक्टर के बारे में MSME क्षेत्र में 6.30 करोड़ से अधिक उद्यम है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के एक अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है, जो उद्यमिता को बढ़ावा देता है और कृषि के बाद तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर स्वरोजगार के अवसर पैदा करता है।
एमएसएमई मंत्रालय विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों को लागू करके क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देता है। ऋण सहायता, तकनीकी सहायता, अवसंरचना विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धात्मकता, बाजार सहायता। मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले संगठनों में शामिल हैं विकास आयुक्त कार्यालय एमएसएमई, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग कायर बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों व सेवाओं की पहुंच के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि विश्वकर्मा घरेलू एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत किया जाए। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्रालय 2023-24 के बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की गई थी। यह योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। पीएम विश्वकर्मा केंद्र की योजना है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसमें 5 साल की शुरुआती अवधि यानी 2023-24 से 2027-28 के दौरान 13,000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक परिव्यय प्रस्तावित है। उपलब्धियां: 30 दिसंबर 2023 तक पीएम विश्वकर्मा के तहत कुल 48.80 लाख नामांकन किए गए हैं। योजना के तहत कुल 1.32 लाख आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत किए गए हैं। खरीद एवं विपणन सहायता, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति। एमएसएमई मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों एमएसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 को अधिसूचित किया, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई से 25% वार्षिक खरीद अनिवार्य है। एमएसएमई से विशेष खरीद के लिए कुल 358 आइटम आरक्षित हैं। खरीद और विपणन सहायता पीएमएस योजना, यह योजना नई बाजार पहुंच के अवसरों को बढ़ावा देती है और एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादों और सेवाओं की विपणन क्षमता को बढ़ाती है। क्रेडिट तक पहुंच, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर देने के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। नई परियोजना स्थापित करने के लिए स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत है। विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए, सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए। इकाइयों द्वारा पेश किए गए उत्पादों और सेवाओं का विवरण हासिल करने और उनके लिए बाजार तक पहुंच बनाने के लिए पीएम ईजीपी इकाइयों की जियो टैगिंग शुरू की गई है। क्रेडिट गारंटी योजना, देश में एमएसएमई तक ऋण पहुंच की सुविधा के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को लेकर क्रेडिट गारंटी वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना को वर्ष 2023 में नया रूप दे दिया गया। 1 अप्रैल 2023 से योजना में निम्नलिखित विशेषताएं जोड़ी गईं। गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करना। वार्षिक गारंटी शुल्क 0.75% से घटाकर 0.37% कर दिया गया। कानूनी कार्रवाई से छूट के लिए निर्धारित सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया। बुनियादी ढांचा एवं क्षमता निर्माण, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम एमएसई सीडीपी और 2023 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम में शुरू किया गया था। उद्देश्य सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना और औद्योगिक संपदा के निर्माण और उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने, सूक्ष्म और लघु उद्यमों की उत्पादकता व प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना स्फूर्ति। उद्देश्य कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को समूहों को निम्न में संगठित करना,
बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ऐसे समूहों के उत्पादों की विपणन क्षमता बढ़ाना। कुल 513 समूह स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 389 समूहों ने काम करना शुरू कर दिया है। नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना एस्पायर। एस्पायर का उद्देश्य कृषि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना है। एस्पायर के तहत 2 घटक हैं: लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स। उद्देश्य नई तकनीकी से औपचारिक, मापनीय सूक्ष्म उद्यम निर्माण की सुविधा देकर रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसके साथ ही बेरोजगार मौजूदा स्वरोजगार वेतन कमाने वालों के लिए कौशल क्षमता को बढ़ाने व उसे और कुशल बनाना है। एस्पायर फंड ऑफ फंड्स FOF, इसका प्रबंधन सिडबी द्वारा किया जाता है। शुरुआती दौर में नवाचार, उद्यमिता, कृषि आधारित क्षेत्र में विनिर्माण व सेवा वितरण की कई मूल्य श्रृंखलाओं के साथ आगे व पीछे के संबंधों को विकसित करने में, तकनीक और व्यावसायिक उद्यम विकसित करने में सफल होने के लिए स्केलेबल स्टार्टअप को सहयोग और पोषण की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सिडबी द्वारा प्रबंधित FOF को वैकल्पिक निवेश कोष के माध्यम से निवेश पर ध्यान केंद्रित करके बनाया गया था। रैंप योजना, रैंप MSME के प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने का कार्यक्रम। रैंप योजना का उद्देश्य केंद्र और राज्य में संस्थानों और शासन को मजबूत करना, केंद्र राज्य लिंकेज और साझेदारी में सुधार करना, निम्न हेतु MSME की पहुंच में सुधार, बाजार और क्रेडिट तक, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विलंबित भुगतान के मुद्दों को संबोधित करना, MSME का कायाकल्प, प्रौद्योगिकी तक पहुंच। MSME चैंपियंस। उद्देश्य समूहों और उद्यमों को चुनना एवं उनकी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना, बर्बादी को कम करना, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, राष्ट्रीय व वैश्विक पहुंच एवं उत्कृष्टता को सुविधाजनक बनाना। स्कीम 3 घटक हैं: MSME सस्टेनेबल ZED, MSME कॉम्पिटिटिव LEAN, MSME इनोवेटिव इंक्यूबेशन डिज़ाइन। प्रौद्योगिकी केंद्र जिसे टूल रूम और तकनीकी संस्थान के रूप में भी जाना जाता है, निम्न सेक्टर्स में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। फाउंड्री और फोर्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत मापने के उपकरण, सुगंध और स्वाद, ग्लास, खेल के सामान, फुटवियर डिजाइनिंग। खादी ग्रामोद्योग और नारियल जट्टा क्षेत्र को बढ़ावा देना। खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग के पुनर्गठन अभ्यास के तहत भारत सरकार ने 2019 में सभी मौजूदा KVI योजनाओं, उप योजनाओं, घटकों का विलय कर खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना की शुरुआत की गई। नारियल जट्टा क्षेत्र, भारतीय कायल क्षेत्र से जनवरी से दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान 3,992 करोड़ रुपए मूल्य के 12,65,000 मीट्रिक टन का निर्यात कारोबार हासिल किया। इस अवधि के दौरान नारियल जट्टा रेशे का कुल उत्पादन 7,31,000 मीट्रिक टन है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC कच्चे माल की खरीद के लिए बैंक गारंटी के लिए कच्चे माल सहायता योजना में आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करके ऋण सहायता प्रदान करता है। मिशन विपणन, प्रौद्योगिकी, वित्त और अन्य सेवाओं को शामिल करते हुए एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देना और समर्थन करना। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान वर्धा एक राष्ट्रीय स्वायत्त संस्थान है। इसे भाजपा सरकार के MSME मंत्रालय के तत्वाधान में 2009 में स्थापित किया गया था। MGIRI में निम्नलिखित विभाग हैं: खादी और कपड़ा उद्योग, जैव प्रसंस्करण और हर्बल आधारित उद्योग, ग्रामीण रसायन उद्योग, ग्रामीण शिल्प और इंजीनियरिंग, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और ऊर्जा प्रबंधन और सिस्टम,
जनजातीय कार्य मंत्रालय के बारे में। जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना 1999 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विभाजन के बाद की गई थी। प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन अत्यधिक कमजोर आदिवासी समूह, परिवारों और बस्तियों को बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करना, जैसे सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण, सड़क तथा दूरसंचार कनेक्टिविटी, टिकाऊ आजीविका के अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के मौके। राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन आईसीएमआर और संबंधित राज्यों के सहयोग से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है। इस मिशन के तहत एकीकृत तरीके से इस आनुवंशिक बीमारी के निवारक, उपचारात्मक और प्रबंधन पहलुओं को शामिल किया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान पीएम जनमन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एसटी आबादी 10 करोड़ 45 लाख है, जिसमें से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित 75 समुदायों को अत्यधिक कमजोर आदिवासी समूह यानी कि पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अत्यधिक कमजोर आदिवासी समूहों यानी पीवीटीजी को 11 बुनियादी सुविधाएं देना सुनिश्चित करने के लिए 9 संबद्ध मंत्रालयों और जिला प्रशासन के साथ मिलकर 100 जिलों में पीएम जनमन योजना का पहला चरण शुरू किया। इसके अंतर्गत निम्न बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं: आधार नामांकन, पीएम जनधन खाते खुलवाने, सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी करने, आयुष्मान भारत नामांकन, एफआरए पट्टा वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड नामांकन। आदि महोत्सव एक विशाल राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है। आदि महोत्सव राष्ट्रीय फलक पर आदिवासी संस्कृति को दिखाने का एक प्रयास है और यह आदिवासी संस्कृति की भावना, शिल्प, खान पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला का उत्सव मनाने का अवसर भी है। यह जनजातीय मंत्रालय के तहत आदिवासी सहकारी विपणन विकास फेडरेशन लिमिटेड की एक वार्षिक पहल है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय EMRS की शुरुआत वर्ष 1997-98 में हुई थी। इसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है ताकि वे उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठा सकें और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें। स्कूल न केवल शैक्षणिक शिक्षा पर बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के तहत राज्य सरकारों को स्कूलों के निर्माण और आवर्ती खर्चों के लिए अनुदान दिया जाता है। वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, सोवरेन ग्रीन बांड। केंद्रीय बजट 2022-23 में सरकार ने घोषणा की कि 2022-23 में सरकार के समग्र बाजार ऋण भार के एक हिस्से के रूप में हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सोवरेन ग्रीन बांड जारी किए जाएंगे। प्राप्त राशि का सेक्टर परियोजनाओं में उपयोग किया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को कम करने में सहायता करती है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, कुल खोले गए खातों की संख्या 14,83,980 है, जिनमें जुलाई 2023 तक 8,630 करोड़ रुपए की धनराशि जमा है। यह पहल तिमाही चक्रवृद्धि 7.5% की ब्याज दर की पेशकश के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। सुकन्या समृद्धि योजना,
सुकन्या समृद्धि योजना वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रारंभ की गई एक बचत योजना है जो विशेष रूप से बालिकाओं के लाभ के लिए बनाई गई है। यह योजना बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देने और माता पिता को उनकी शिक्षा और विवाह के खर्चों में बचत करने को प्रोत्साहन कर देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंग के रूप में शुरू की गई थी। भविष्य के शहरों के वित्त पोषण के लिए G20 सिद्धांत। G20 सिद्धांत का उद्देश्य अस्थायी शहरी बुनियादी ढांचे की योजना और वित्त पोषण का मार्गदर्शन करना है। ये सिद्धांत एक प्रारूप प्रदान करते हैं जो सरकारों, MDB और अन्य विकास वित्त पोषण संस्थानों को उनकी योजना और अस्थायी शहरी बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण में मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा दोनों क्षेत्रों में 100 करोड़ रुपए से अधिक की ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं। पाइपलाइन में भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों और सरकार के 22 बुनियादी ढांचा मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएं शामिल हैं। NIP का 6,835 परियोजनाओं के साथ शुभारंभ किया गया था और 2020 से 2025 के बीच 108.88 लाख करोड़ रुपए के कुल परियोजना परिव्यय के साथ 9,288 से अधिक परियोजनाओं पर कार्य के लिए इसका विस्तार किया गया है। परिवहन 42%, ऊर्जा 25%, जल और स्वच्छता 15% और सामाजिक बुनियादी ढांचा 3%। क्षेत्र NIP के तहत अनुमानित बुनियादी ढांचे के निवेश का लगभग 85% है। NIP परियोजनाओं की जानकारी भारत निवेश ग्रिड पोर्टल पर रखी गई है। वित्तीय सेवा विभाग। डिजिटल भुगतान। डिजिटल भुगतानों में प्रगति। डिजिटल भुगतान पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने डिजिटल भारत कार्यक्रम का आवश्यक पहलू रहा है। इसमें समावेशी वित्तीय सेवाओं को विस्तार देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने की क्षमता है। पिछले कुछ सालों के दौरान भारत में डिजिटल भुगतान में जबरदस्त वृद्धि हुई है। कुछ डिजिटल लेन देन की संख्या जो कि 2017-18 में 2,071 करोड़ थी, 2022-23 में बढ़कर 13,462 करोड़ पर पहुंच गई है। UPI की प्रगति। मात्र 3 साल से कुछ अधिक अवधि अप्रैल 2020 से सितंबर 2023 के दौरान यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। हर महीने 1 अरब लेन देन से बढ़कर 10 अरब लेन देन तक पहुंचकर UPI ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को नए ढंग से परिभाषित कर दिया और इसके साथ ही नवोन्मेष और उपयोग केंद्रित पहलों के लिए नए मानक तय कर दिए। वित्तीय समावेश के लिए हस्तक्षेप। प्रधानमंत्री जनधन योजना को वित्तीय समावेश के राष्ट्रीय मिशन के तौर पर 28/8/2014 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के सभी परिवारों को समान रूप से बैंकिंग सुविधाओं तक प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बेसिक बैंक खाता, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा कवर तक पहुंच सुनिश्चित कराते हुए बृहद वित्तीय समावेश की दिशा में आगे बढ़ना था। योजना में दी गई सुविधाएं। जिन लोगों का बैंक खाता नहीं था उन्हें बिना किसी न्यूनतम बकाया आवश्यकता के एक बेसिक बैंक खाता उपलब्ध कराना, जिसे बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता कहा गया। 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा कवर के साथ निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड उपलब्ध कराना। पात्रता शर्तों को ध्यान में रखते हुए 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मित्र के जरिए बैंक सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के जरिए वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
किसी भी कारण मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का बीमा कवर। 18 से 50 वर्ष आयु के सभी व्यक्तिगत खाता धारक पंजीकरण के पात्र। प्रति सदस्य वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये अथवा तिमाही समानुपात में। कवर अवधि हर साल 1 जून से 31 मई। जीवन बीमा कवर का नवीनीकरण 1 साल की अवधि के लिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। मृत्यु अस्थायी विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर। आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए का बीमा कवर। 18 से 70 वर्ष आयु वाले सभी व्यक्तिगत खाताधारक योजना के लिए पात्र। प्रति सदस्य वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये सालाना। कवर अवधि 1 जून से 31 मई। बीमा योजना की नवीनीकरण अवधि 1 साल। मुद्रा वित्त पोषण रहित का वित्त पोषण। 8 अप्रैल 2015 को योजना की शुरुआत। उद्देश्य मुर्गी पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि जैसी कृषि से संबद्ध गतिविधियों सहित विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में आय पैदा करने वाले छोटे व्यवसाय उद्यमों के वित्तपोषण के लिए सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी दोनों आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। ऋणदाता सदस्य संस्थान, बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, एनबीएफसी और सूक्ष्म वित्तीय संस्थान। शिशु 50,000 रुपये तक कर्ज, किशोर 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक, तरुण 5 लाख से अधिक और 10 लाख रुपये तक का कर्ज। गारंटी के लिए दबाव नहीं। ब्याज दर कर्जदाता संस्थान द्वारा तय की जाती है। लेनदार द्वारा केवल रात भर रखी गई राशि पर ब्याज देय होता है। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई। उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराने की सुविधा देना। यह नया उद्यम व्यापार, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों में हो सकता है।